नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने अपने ये क्या कह दिया कि बीजेपी छठे चरण के बाद 100 सीटों से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है, इसलिए उसे रैलियां करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बस बवाल हो गया और तमाम लोगों ने, तमाम सब्सक्राइबर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे भाई आप गलत बता रहे हो, 100 नहीं 150 सीटें हैं, कोई कह रहा है 172 सीटें हैं। भाई मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि 100 का आंकड़ा बीजेपी आसानी से पार कर चुकी है और आपको पता ही होगा कि वहाँ पर बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है, यानी कि 2 राउंड में 48 सीटें, जबकि ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा कहा था मैंने। हो सकता है कि 120 सीटें हों या 130 सीटें हों पहले 6 राउंड में, जो कि आकलन है। और मेरे मित्र पत्रकार का तो ये कहना है कि 130 सीटें बीजेपी की इन 6 राउंड में हो सकती हैं, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन अभी हम ना एग्जिट पोल कर रहे हैं, ना हम एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं कि बिल्कुल सही आंकड़ा क्या होगा, तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा उत्साही होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जो भी कमेंट करते रहते हैं, वास्तव में ग्राउंड लेवल की जानकारी तो आप लोगों को भी नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा इसमें बेहतर बता सकते हैं, हालांकि वो भी इसमें बेहतर बताने की पोजीशन में नहीं है। आज के वीडियो में हम कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शेष 2 राउंड की हम बात करने वाले हैं, वहाँ पर क्या स्थिति रहने जा रही है, किस तरीके से चुनाव चलने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि टीएमसी का जो गढ़ है, ममता बनर्जी का जो गढ़ है कोलकाता, अब चुनाव वहाँ पहुँच रहा है। यानी कि 26 अप्रैल को जब मतदान होगा 7वें चरण के लिए, तो कोलकाता में मतदान होगा और ममता बनर्जी के कई बड़े बड़े भक्त जो कोलकाता में मिनी पाकिस्तान बनाने की बात तक कह चुके हैं, उनके भविष्य का फैसला इस राउंड में मतदाता करने वाले हैं। उन पर हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं पहले 2 सीटों के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा कि शमशेरगंज और जंगीपुर 2 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर प्रत्याशियों का निधन कोरोना की वजह से हो गया था। शमशेरगंज में कांग्रेस के रियाजुल हक का निधन हो गया था कोविड की वजह से, और ये दोनों ही 5वें चरण का मतदान होने से पहले घटनाएं घटी थी और यहाँ पर मतदान स्थगित कर दिया गया था। शमशेरगंज में आईएनसी के रियाजुल हक का निधन हो गया, उसकी जगह अब उनकी पत्नी रुकैया बेगम को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा जंगीपुर से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप नंदी का निधन हो गया था और उनकी जगह भी टिकट अब उनकी पार्टी ने फाइनल कर दिया है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। और अब इन दोनों ही सीटों पर 16 मई को मतदान होगा। पहले इनकी 13 मई की डेट फिक्स करी थी चुनाव आयोग ने, लेकिन ये हुआ कि 13 मई को साहब ईद होगी, तो ईद के दिन मतदान नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद इसे 16 कर दिया गया। इसमें 26 अप्रैल तक नामांकन होगा और इनकी मतगणना 21 मई को होगी। यानी कि ये 2 सीटें बड़ी क्रूशल होंगी, क्योंकि अगर 2 मई को नतीजे बहुत नज़दीकी आते हैं और बीजेपी या फिर तृणमूल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो इन 2 सीटों के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। और इसके अलावा 26 और 29 अप्रैल को जो मतदान होंगे 2 चरणों में, उनमें 69 सीटों पर चुनाव होना है, ये सब जानते हैं। 26 अप्रैल पर अब आते हैं। 26 अप्रैल को कोलकाता में चुनाव होगा और 4 हाई प्रोफाइल सीटों का फैसला होने वाला है यहाँ पर। जी हाँ, एक तो खुद ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर, जहाँ से वो लगातार विधायक हैं पिछले 2 बार से और मुख्यमंत्री हैं। इस बार वो शुभेंदु अधिकारी के कहने पर उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए नंदीग्राम शिफ्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर इशू था कि भवानीपुर से किसे प्रत्याशी बनाया जाए, तो भवानीपुर से उन्होंने प्रत्याशी बनाया उनकी जो 4 बार के लगातार विधायक हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय। और शोभन देव चट्टोपाध्याय बगल की ही सीट रास बिहारी से विधायक हैं, तो उन्होंने सोचा ममता बनर्जी ने कि मेरी सीट पर ये आदमी सही रहेगा, और शोभन देव चट्टोपाध्याय को प्रत्याशी बना दिया भवानीपुर से ममता बनर्जी ने अपनी जगह। बीजेपी ने उनके सामने अभिनेता रुद्रनील घोष को टिकट दिया है, जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे और चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए हैं। इसके अलावा कोलकाता की दूसरी वीआईपी सीट है रास बिहारी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रास बिहारी से शोभन चट्टोपाध्याय चले गए हैं ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर चुनाव लड़ने के लिए। तो अब यहाँ से उनकी जगह कोलकाता के पूर्व मेयर देवाशीष कुमार को टिकट दिया है ममता बनर्जी ने, और बीजेपी ने उनके सामने एक देशभक्ति का कार्ड खेला है और पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रतो साहा को टिकट दिया है। ये चुनाव बहुत दिलचस्प माना जा रहा है।
और ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने शोभन चट्टोपाध्याय को जो भवानीपुर शिफ्ट किया है वो वहाँ भी हार रहे हैं, और इसके अलावा शोभन के यहाँ से चले जाने के बाद टीएमसी रास बिहारी सीट भी हार रही है। अभी तक आकलन यही वहाँ का बताया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरी इम्पोर्टेंट सीट है वो है बालीगंज। बालीगंज 2006 से टीएमसी के कब्जे में है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो रास बिहारी सीट है वो 2001 से टीएमसी लगातार जीतती आ रही है, यानी कि लगभग 20 साल से। और यहाँ पर बालीगंज में 2006 से टीएमसी का कब्जा है, और 2 बार के एमएलए कद्दावर नेता टीएमसी के और मंत्री सुब्रतो मुखर्जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पसीने छूटे हुए हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो चुनाव का कैंपेन बता रहा है, वो ये बता रहा है कि उनकी हालत यहाँ पर सही नहीं है, और बीजेपी और सीपीएम के प्रत्याशियों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। भाजपा ने यहाँ से एडवोकेट लोकनाथ चटर्जी को प्रत्याशी बनाया है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर फुव्वाद हलीम को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे लगता है कि फुव्वाद हलीम मुस्लिम वोट अगर काटेंगे तो फिर बीजेपी को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। ये कुछ समीकरण बीजेपी के लोग बता रहे हैं, और मंत्री जी की हैट्रिक बननी मुश्किल हो सकती है। अब हम आते हैं कोलकाता की सबसे इम्पोर्टेंट सीट कोलकाता पोर्ट पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट सीट इम्पोर्टेंट वहाँ से हो जाती है जब वहाँ से लड़ने वाला प्रत्याशी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2011 से ये टीएमसी के पास है, और दोनों ही बार से जब से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुई है, यानी कि जब से वाम दलों की सरकार गई है और टीएमसी यहाँ पर सत्ता में आई है, तभी से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं फिरहाद हाकिम ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। उनकी पार्टी में शहरी विकास मंत्री और नगरपालिका मंत्री रहे हैं, और अभी भी हैं, और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही विवादों में हैं। ये वैसे भी अपने बड़बोलेपन की वजह से और अपने सांप्रदायिक बयानों की वजह से सुर्खियों में पहले से ही रहते रहे हैं। और भाजपा ने यहाँ से अवध किशोर गुप्ता को और कांग्रेस ने मोहम्मद मुख्तार को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने चाल ये चली है कि यार यहाँ पर मुस्लिम को टिकट दे देते हैं, जिससे फिरहाद हाकिम के वोट कट जाएं, और बीजेपी के प्रत्याशी को ही भले ही फ़ायदा हो, लेकिन ये फिरहाद हाकिम हार जाएं। यहाँ पर साफ लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने अंदर खाने सेटिंग की है। अगर फिरहाद हाकिम को बचाना था तो फिर यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ दांव खेला। बीजेपी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना हिंदू कार्ड खेला। उसे पता था कि कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन से यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी आएगा, और इसलिए उन्होंने अवध किशोर गुप्ता को टिकट दिया। बहरहाल अब उम्मीद यही है कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं, इससे बीजेपी को फ़ायदा हो रही है, और फिरहाद हाकिम की घेराबंदी पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। और बताते हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब लोगों ने मिलकर कई बार बैठकें की, और ये प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से फिरहाद हाकिम को हराया जाए, क्योंकि फिरहाद हाकिम वो मुस्लिम फेस हैं टीएमसी में, जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी के अगेंस्ट एक पोलराइजेशन का एक माहौल बन सकता है। जैसे कि ममता बनर्जी के करीब उनके फ़ोटो काफ़ी छपते रहते हैं मीडिया में, जब रोज़ा इफ्तार वगैरह की पार्टियां होती हैं, और वो ममता बनर्जी के करीब होने का दावा भी करते हैं। और जब सीएए के ख़िलाफ़ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये कोलकाता पोर्ट तो मिनी पाकिस्तान है, इस तरह के बयान दिए थे, भड़काऊ भाषण देते हैं। और इसी के साथ उनके खिलाफ़ जो रिसेंट सबसे बड़ा विवाद हुआ है वो हुआ है कि बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, और सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें फिरहाद हाकिम लोगों से ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले सुअर के बच्चे हैं, और ये सीआईएसएफ वाले जो फोर्स के जवान हैं सुअर के बच्चे हैं, और इन्हें सबक सिखाओ। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग में भी बीजेपी ने इसकी शिकायत की है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हेट स्पीच का मामला है। हालांकि इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है। मैंने सोचा था कि अपने इस वीडियो में शामिल करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये उचित नहीं है, और आप लोग ये पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। बहुत जगह ये वीडियो व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तेजेंद्र बग्गा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, उन्होंने इसे ट्विटर पर भी डाला था। तो इस तरीके से फिरहाद हाकिम की घेराबंदी करके यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग कर ली है, तो उस तरीके से तो अब ये लग रहा है कि ये जो चारों कोलकाता की महत्वपूर्ण सीट हैं, ममता बनर्जी अगढ़ हैं, चारों ही खतरे में नज़र आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी और अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है, तो मुझे तो कोई अतिशोक्ति नज़र नहीं आ रही है।
क्योंकि अभी 6 राउंड में ही जब 125 के करीब सीटें बीजेपी जीत रही है अपने आंकड़ों के हिसाब से, तो बाकी इन 69 सीटों में से अगर 30-40 सीटें मिल जाती हैं उसे, या 25-30 सीटें मिल जाती है, तो उसका काम आसानी से हो जाता है। बहरहाल चुनाव टफ है, क्लोज कॉन्टेस्ट है और इसी की वजह से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंका हुआ है। ममता बनर्जी का भी ध्यान इस तरफ जा रहा है, लेकिन अब चूँकि बड़ी रैलियों पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है, नरेंद्र मोदी भी नहीं जा रहे हैं, अमित शाह भी बड़ा रोड शो वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर सिर्फ इसी पर सारा कुछ चुनाव निर्भर हो गया है कि यहाँ का वोटर किसे चाहता है, क्या वो बदलाव चाहता है या फिर टीएमसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोग दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बरसों बरस से मेरा चैनल देख रहे हैं, महीनों से मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं महाराज। भाई सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब हम कई बार लाइव जुड़ेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे और हम अपने एग्जिट पोल भी करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।